नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए, फाउंडर एंड डायरेक्टर श्रेयस आईएएस एकेडमी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, प्री के देखो या मेंस के देखो, आपको हमेशा ये जो शेड्यूल्स होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार देखने मिलेंगे, चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो शेड्यूल्स पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये सब हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, एंटायर प्रिपरेशन। तो इसीलिए आज हम इसको जितना ईजी तरीके से हो सके उतने ईजी तरीके से समझ के इसको पढ़ने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो चलिए शेड्यूल्स को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट शेड्यूल से। तो फर्स्ट शेड्यूल जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल की अगर बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी शेड्यूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस मिलेगी जो आपको ये शेड्यूल्स को याद रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो पहला शेड्यूल जो होता है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आप तो जानते हो इंडिया जो है, इंडिया किस तरीके से बनता है। इंडिया में कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ राज्य होते हैं, जैसे आप देख सकते हो। इसी में कुछ यूनियन टेरिटरीज होती है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, एटसेट्रा, चंडीगढ़ एंड ऑल। आप तो जानते हो लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया। तो ये सब जो है यूनियन टेरिटरीज है। तो ये जो पहला शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें नाम दिए हुए, नेम्स दिए हुए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। तो याद रखिएगा, स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम कहाँ लिखे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे जाएंगे। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया है हर स्टेट का, इसमें इंक्लूड किया गया है, ये भी याद रखिएगा। यानी किस स्टेट की पावर कितने टेरिटरी तक है। जैसे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की पावर जो होती है ये यहाँ तक है या और भी कहीं है, ये सब आपको यहाँ देखने मिलता है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ये इतना है, या इसमें कोई यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया जाएगा इसके जुरिस्डिक्शन में। जुरिस्डिक्शन यानी आप कह सकते हो किसी भी स्टेट की पावर कहाँ तक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई होप आपको फर्स्ट शेड्यूल क्लियर हो चुका है। हम रिवाइज करते करते आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है, उसमें दिया है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसके अलावा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। चलिए हम दूसरे शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखने मिल रहा है। जैसे सैलरीज मिल रही है, यानी हम कहेंगे एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे कि घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है। तो हम कहेंगे कि कुछ एमोल्यूमेंट्स हो गया, कुछ प्रिविलेजेस हो गया, या फिर कुछ अलाउंसेस हो गया, यानी एक्स्ट्रा की कुछ पावर्स हो गई। जैसे आपको यहाँ सिक्योरिटी देखने मिल रही है, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे घर देखने मिल रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पे गाड़ी है, या यहाँ फिर एमोल्यूमेंट्स है। ये सब यहाँ पे दिए हुए सेकंड शेड्यूल में। तो यहाँ पे प्रोविजंस जो है दैट इज रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स जो मिलने वाले हैं किस किस को वो दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए। सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के जितने भी पोस्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है ये हम कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ये अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स दिए। दूसरे हैं गवर्नर्स जो होते हैं हर स्टेट के, वो तीसरे स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके बारे में। उसके अलावा चेयरमैन जो राज्यसभा के, इसी इक्विवेलेंट पोस्ट है। जैसे आप जानते हो लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा में। ये हो गए स्पीकर हो गए लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी इंडियन स्टेट्स में आप जैसे इक्विवेलेंट हो गया। जैसे सेंटर पे आप आते हो तो लेजिस्लेटिव लोकसभा है, वैसे ही स्टेट में आते हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे सेंट्रल में हम कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम कह सकते हैं राज्यसभा कह सकते हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो ये सब जो होती है इसके चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन के भी यहाँ पे ये सब चीज़ें दी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, हाई कोर्ट जजेस हो गए, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिनको कहा जाता है, इन सब के सैलरीज, यानी सैलरीज तो हम इनके नहीं कहते, इसको एमोल्यूमेंट्स कहा जाता है। प्रिविलेजेस यानी फैसिलिटीज़, इनको यानी एक्स्ट्रा के इनको जो पावर्स मिल रहे हैं वो हो गया। और तीसरा हो गया अलाउंसेस, यानी इनको जो जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है। ये सब आपको सेकेंड शेड्यूल में देखने मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस तरह से सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स। फिर से फर्स्ट शेड्यूल पे आएंगे। फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा था उसमें दिया हुआ है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स। चलिए थर्ड शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सबसे पहले पिक्चर्स देखते हैं, इसमें क्या देखने मिलता है। थर्ड शेड्यूल में आप देख रहे हैं यहाँ पे मोदी जी जो है उनको ओथ दी जा रही है, या फिर हम कहेंगे कि हाँ ओथ
यानी ओथ टेकिंग सेरेमनीज यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स में देखने मिल रही है। तो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में दिया है ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ जो लेते हैं, आपको तो पता ही होगा, जब भी कोई मिनिस्टर बनता है तो वो ओथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं। तो शपथ लेने की जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, ये पूरी दी गई है थर्ड शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कौन कौन शपथ लेता है? यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, दूसरे हो गए पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए ना, जो भी हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, या फिर जो भी कैंडिडेट्स हो गए, ये सब लोग, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, कैग जिसे कहते हैं। उसी तरह अगर स्टेट में आते हैं तो स्टेट के मिनिस्टर्स, इन्हीं के इक्विवेलेंट यूनियन में जैसे होते हैं वैसे स्टेट के जो मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं वो, या स्टेट के इलेक्शन के कैंडिडेट जो है वो, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस की भी यहाँ पे हम कहेंगे कि ओथ और अफर्मेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन जो होती है वो इन लोगों के कहेंगे। अगर हम सिंपली इसमें इसको याद रखने की कोशिश करें तो थर्ड जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ओथ एंड अफर्मेशन दी है किस किस की? तो वो लोग जो पार्लियामेंट से जुड़े हैं, सीधा सीधा आप याद रखिएगा, क्योंकि मिनिस्टर्स भी पार्लियामेंट से जुड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट से जुड़े, इलेक्शन कैंडिडेट्स भी पार्लियामेंट से जुड़े, और जजेस, यानी हम कहेंगे सेंटर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और स्टेट में हाई कोर्ट के जजेस। वैसे ही स्टेट में जब आते हैं तो स्टेट के मिनिस्टर्स, यानी स्टेट के लेजिस्लेचर से जो लोग जुड़े हैं वो, उसके अलावा जो जुडिशियरी है स्टेट के यानी हाई कोर्ट, वो, ये सब लोगों की ओथ एंड अफर्मेशन जो है उसका फॉर्म जो होता है ये थर्ड शेड्यूल में दिया है। तो फिर से आते हैं रिवाइज करने के लिए। फर्स्ट शेड्यूल में आपने देखा वो था नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल में आपने देखा सैलरीज हम इसे नहीं कहते हैं, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एमोल्यूमेंट्स, ये हो गया। और थर्ड शेड्यूल में जो हम देखते हैं वो है ओथ एंड अफर्मेशन इन लोगों की। चलिए उसके बाद अगला शेड्यूल जो होता है फोर्थ शेड्यूल, उसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल जो होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी पढ़ने के पहले हम कुछ पिक्चर्स के ऊपर फोकस रहेंगे, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे। फोर्थ शेड्यूल में आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ये क्लियरली आप कह सकते हो कि राज्यसभा का है, क्योंकि जहाँ पे रेड कलर आपको दिखता है वो राज्यसभा होता है, जहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिखता है वो लोकसभा होता है। तो ये जो आपको पिक्चर देखने मिल रहा है ये राज्यसभा का पिक्चर है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इट कंटेन्स the provisions in relation to allocation of seats for states and union territories in राज्यसभा, है ना। तो आपको ये पता है कि जो राज्यसभा है इसमें सीट्स अलॉट की गई है। राज्यसभा की जो सीट्स होती है कैसे फिलअप की जाती है, तो यूनियन टेरिटरीज से मेंबर्स आते हैं, स्टेट से मेंबर्स आते हैं, तो ये सब मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे यही दिया है कि एलोकेट किस तरह से की जाएगी, कितने स्टेट से कितनी सीट्स आएगी, कितने यूनियन टेरिटरीज से कितनी आएगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है फोर्थ शेड्यूल में। तो फोर्थ शेड्यूल इज ऑल अबाउट राज्यसभा। इस पिक्चर को देख के आप याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में आपने जो पढ़ा था वो था नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, पूरे इंडिया का आपने मैप देखा था पिक्चर में। सेकंड शेड्यूल में आपने जो पढ़ा था वो एमोल्यूमेंट्स थे, प्रिविलेजेस थे, अलाउंसेस थे, किस किस के वो भी आपने देखे यहाँ पे, वो भी आपको पिक्चर से याद आ रहे होंगे। थर्ड शेड्यूल में आपने जो देखा वो आपने देखा ओथ लेते हुए कुछ पिक्चर्स आपने देखे थे, ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल जो होता है उसमें आप रेड कलर का जो राज्यसभा का हाउस है वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। फिर से पिक्चर पे फोकस रहिएगा। पिक्चर आप यहाँ पे जो देख रही है, पिक्चर जो होता है ये ट्राइबल एरिया के और शेड्यूल ट्राइब्स आपको दिख रहे हैं। तो ये ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं यानी थोड़े से बैकवर्ड एरियाज होते हैं, तो हर स्टेट में, हर स्टेट तो नहीं कहूँगा बट काफ़ी सारे स्टेट्स में कुछ एरियाज को मार्क किया गया है शेड्यूल्ड एरियाज करके। वो सब एरियाज यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने मिलते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं वो पूरे प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल में दिए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो फिफ्थ शेड्यूल इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर से रिवाइज करने आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमने पढ़ा था दैट इज नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में हमने पढ़ा था वो था एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस। तीसरा हमने जो पढ़ा था वो था ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में हमने जो पढ़ा था वो आपको जैसे कि याद आ रहा होगा, पिक्चर देख के याद करने की कोशिश कीजिएगा और जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। यानी आपके साथ साथ यानी अभी के अभी मुझे ये पता चले कि आप जैसे वीडियो देख रहे वैसे आप लिखते चल रहे। तो फोर्थ शेड्यूल में जो आपने देखा था वो राज्यसभा का पिक्चर था ना, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा था। फिफ्थ शेड्यूल में आप जो देख रहे हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। अब हम जाएंगे सिक्स्थ शेड्यूल में। तो सिक्स्थ शेड्यूल जो होता है अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, पिक्चर्स पे भी गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर सिक्स्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यहाँ पे पिक्चर देखिए, आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइब्स की यहाँ पिक्चर दिख रही है। तो हम कहेंगे कि इसमें सिक्स्थ शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कुछ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं, कुछ कुछ स्टेट, जैसे मैं कहूँगा असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ये आप याद रख सकते हैं। याद रखना है तो एटीएम तो आपको याद ही रहता है, आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हो, उसके सामने एक और एम लगा दो, हो गया एटीएमएम। तो ये सीक्वेंस में तो नहीं है, बट याद रखने के लिए ईजी है। ए से आ जाता है असम, एम से टी से आ जाता है त्रिपुरा, एम से आ जाता है मेघालय और दूसरे एम से आ जाता है मिजोरम। तो एटीएमएम आप याद रख सकते हो फॉर द 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल इज अबाउट द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए तो फिर से रिवाइज करने आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल में आपको देखने मिलते हैं प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स। थर्ड शेड्यूल में आपको देखने मिलता है ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में आपको देखने मिलता है राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन। और फिफ्थ शेड्यूल में आपको देखने मिलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल में आपको देखने मिलता है नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज के। चलिए इसके बाद 7th शेड्यूल की तरफ हम आते हैं। 7th शेड्यूल जो होता है वो उसकी अगर हम बात करें तो फिर से पिक्चर के ऊपर फोकस्ड रहिएगा, पिक्चर को गौर कीजिएगा। 7th शेड्यूल में आपको यहाँ देखने मिल रहा है, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में 2 गवर्नमेंट काम करते हैं तो पता ही है, धीरे धीरे हमारे यहाँ लोकल बॉडीज भी आने लगी, बट पहले हमारे यहाँ पे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट काम करती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पावर्स कहाँ रहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट किन चीज़ों पर काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किन चीज़ों पर काम करेगी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों को बना के दी गई लिस्ट। तो जितनी भी लिस्ट होती है वो 3 तरह की लिस्ट है। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट्स दिए, उसमें लॉ बनाने के पावर, उनको एग्जीक्यूट करने के पावर यूनियन के पास है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए, उनको एग्जीक्यूट करने के पावर, उनको लॉ बनाने के पावर हम कहेंगे स्टेट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो दी हुई है जो भी चीज़ें, उसमें लॉ बनाने के पावर और एग्जीक्यूट करने के पावर दोनों के पास है, यूनियन के पास भी और सेंटर के पास भी। बट अगर सेम लॉ बनता है तो फिर जो जीतेगा वो यूनियन होगा कॉन्करेंट लिस्ट पे। बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स है जो इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं दिए, उसमें लॉ बनाने की पावर, एग्जीक्यूट करने की पावर यूनियन के पास है। तो ये जो 7th शेड्यूल है इसमें लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। 3 तरह की लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज इंक्लूडेड इन 7th शेड्यूल। फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल इज अबाउट हम कहेंगे प्रिविलेजेस, अलाउंसेस एंड एमोल्यूमेंट्स। तीसरे हम शेड्यूल की बात करें तो ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो सीट्स इन राज्यसभा। 5th शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 6th शेड्यूल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स, दैट इज आसाम, एटीएमएम, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। उसके साथ साथ 7th शेड्यूल की बात करें तो लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए उसके बाद 8th शेड्यूल पे आते हैं। चलिए 8th शेड्यूल जो होता है, फिर से पिक्चर की तरफ देखेंगे और पिक्चर से कुछ गेस करने की कोशिश करेंगे, पिक्चर्स को माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। 8th शेड्यूल जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें दी हुई है वो है 22 लैंग्वेजेस। अभी फिलहाल इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंडिया के सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेंटर के अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई तो वो हिंदी और इंग्लिश है, बट ये 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज होगी इन लैंग्वेजेस के अलावा तो वो लैंग्वेजेस रह सकती है आपके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसमें हम कहेंगे असमीज़ आती है, बंगाली आती है, बोडो आती है, डोगरो आती है, डोगरी आती है, गुजराती आती है। ये जो लिखे हैं ये पूरे अल्फ़ाबेटिकली लिखे हैं। हिंदी आती है, कन्नड़ा, कश्मीर हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया हो गई जिसको ओडिया कहा जाएगा, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, संथली हो गई, सिंधी हो गई, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये पूरी लैंग्वेज है। ये मैप देखिएगा, इस मैप में ऐसे लैंग्वेजेस वाला मैप है। ये इसलिए मैप रखा हुआ है लैंग्वेज लिख के कि आपको याद रहे। हालांकि इस मैप में पूरी लैंग्वेजेस तो दी नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि आप इमेजिनेशन यानी आपका जो माइंड है उसमें कुछ पिक्चर्स प्रिंट हो जाए और उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करो। तो 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस दी। आपका आज का वर्क है, आपको ये 22 लैंग्वेजेस के नाम जो है वो याद करने। एक और टास्क दे रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि ये जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें पहले कितनी थी, बाद में कौन कौन से ईयर में कितनी कितनी ऐड की गई और ये 22 कैसे बनी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो 8th शेड्यूल आपने देख लिया। चलिए 8th शेड्यूल तक के पहले से लेकर शेड्यूल्स को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल इज अबाउट फिर से एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस,
and allowances. Third schedule is about oath and affirmation. Fourth schedule is about seats in Rajya Sabha. Fifth schedule is about scheduled areas and scheduled tribes. Fifth schedule is or sixth schedule is about 4 states of administration of 4 states, tribal areas of the northeast के 4 states, ATMM. 7th schedule is about list. 8th schedule is about languages. चलिए 9th शेड्यूल की तरफ चलते हैं। जो 9th शेड्यूल हमें कॉन्स्टिट्यूशन का देखने मिलता है वो शेड्यूल जो है उसमें क्या दिया है ये भी देखते हैं, और उसके लिए आप यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि आप पिक्चर की तरफ देखेंगे। पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ लैंड दिख रही है, फार्मिंग से रिलेटेड दिख रहे हैं, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई तो भी ये शेड्यूल है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेट एक्ट्स होते हैं यहाँ पे यही है, डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट डील विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। पहले हमारे इंडिया में जमींदारी सिस्टम चलता था, ये सिस्टम का एबॉलिश किया गया बाय 9th शेड्यूल। और दूसरी बात, कुछ लैंड में रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड एक्ट में रिफॉर्म्स लाए गए विद द हेल्प ऑफ 9th शेड्यूल। उसके अलावा यहाँ ये भी लिखा था कि एक्ट्स और रेगुलेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स जो डील करता है विद अदर मैटर्स, ये भी यहाँ पे दिया था। अब ये जो 9th शेड्यूल इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पास किया गया और कहा गया कि 9th शेड्यूल में जो भी हम चीज़ें डालेंगे, जो भी हम एक्ट्स डालेंगे, दोज लॉज दोज एक्ट्स जो है उसके ऊपर जुडिशियली रिव्यूज़ नहीं लिए जा सकते। यानी हम कहेंगे कि उसके ऊपर आप ये नहीं बोल सकते कि आप वायलेट हो रहा है या जो भी हो रहा है तो हम कोर्ट में जाएंगे या जो भी है, या कोर्ट उसमें कुछ भी कर सकता है, ये सब यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ जो भी लॉ डाले जाएंगे उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। पहले अमेंडमेंट्स इन्होंने ये किया, बट 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी लॉज इसमें इंक्लूड किए गए आफ्टर 1973 वो जुडिशियल रिव्यू उस पर हम ले सकते हैं। अब 1973 ही यही क्यों लिया गया, क्योंकि 1973 में जो हमारे कोर्ट्स थे उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया था, दैट इज, है ना, आपको ये पता होगा कुछ लोगों को, वो लोगों को जिनको पता है वो मैं बोलने के पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। 1973 में एक केस के ऊपर जजमेंट आता है और कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारे कोर्ट थे, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। अब जो चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और एक बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू ये खुद बन जाता है। यानी आप जुडिशियरी की ये पावर जो होती है इसको छीन नहीं सकते। ठीक है, 1973 के पहले ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं था, इसलिए पहले के लॉ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये जुडिशियरी ने कहा, बट बाद के लॉ में हम इसमें हाथ लगा सकते हैं, ये जुडिशियरी ने कहा। तो 2007 से ये कहा गया कि 1973 के बाद से जो भी गवर्नमेंट ने लॉ डाले 9th शेड्यूल में उसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह का एक टसल चलते रहता है जुडिशियरी के बीच में और हमारे गवर्नमेंट के बीच में। तो ये 9th शेड्यूल जो होता है इट इज़ अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो चलिए पहले से आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल emoluments, allowances, privileges. Third schedule oath and affirmation. Fourth schedule seats of Rajya Sabha. Fifth schedule scheduled areas and scheduled tribes. Sixth schedule 4 states ATMM, administration of tribal areas of those states of northeast. Seventh schedule lists, 3 lists, union list, state list and concurrent list. 8th schedule languages. 9th schedule zamindari, abolition of zamindari and land reforms. Next is 10th schedule. 10th शेड्यूल के बारे में अब हम पढ़ेंगे और देखते हैं 10th शेड्यूल क्या कहता है। तो 10th शेड्यूल जो होता है इसके बारे में याद रखना है अच्छे से, और आपको ये भी बता दूं कि जो 10th शेड्यूल था ये 10th शेड्यूल बाद में डाला गया था। वैसे देखा गया तो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रेजेंट नहीं था, और देखा गया तो इसको बाद में कब डाला जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो शेड्यूल है 10th शेड्यूल इसमें दिया गया, यहाँ पे देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये दोनों अपनी पार्टी बदल रहे हैं। अगर आप अपनी पार्टी बदलते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर आप लेजिस्लेटिव के स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसी लॉ को एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पे अलग सा वीडियो होना तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो 10th शेड्यूल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें दिया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी आपने डिफेक्शन कर दिया। कैसे डिफेक्टिव निकले आप? आपने अपनी पार्टी बदल दी, आपने इलेक्शन लड़े, आप दूसरे पार्टी से जीत के, और जीतने के बाद आपने अपनी पार्टी बदल दी, तो यहाँ पे लग जाता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। बट इसमें भी कुछ और भी कुछ कंडीशंस है, कभी कभी ये अप्लीकेबल नहीं होता है कुछ केसेस में। वो सब केसेस क्या है ये भी हम देखेंगे जब मैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं आपको डिटेल में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, इट इज़ अबाउट एंड इट वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 10th शेड्यूल। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल नहीं था।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, इसको कहा जाता है 10th शेड्यूल। चलिए रिवाइज करने की फिर से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल जो होता है प्रीविलेजेस हो गया, एमोल्यूमेंट्स एंड जो अलाउंसेस होते हैं वो। थर्ड शेड्यूल इज अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल इज अबाउट सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स, 4 स्टेट्स, ATMM स्टेट्स, उनका जो ट्राइबल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। सेवेंथ शेड्यूल इज अबाउट द लिस्ट, 3 लिस्ट। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल हम कहेंगे लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। 10th शेड्यूल इज अबाउट हम कहेंगे कि डायरेक्ट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, या फिर हम कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद हम आते हैं 11th शेड्यूल में। चलिए अब 2 ही शेड्यूल बचे, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल की अगर बात करें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, इसे भी ऐड किया गया। तो 11th शेड्यूल को फिर से पिक्चर देख के गेस करने की कोशिश कीजिएगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत है। ये ग्राम पंचायत जो होती है ये बाद में आता है, यानी हम इसको 3rd टियर कहते हैं। पहले हमारे यहाँ 2 ही सरकारें हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बाद में लोकल गवर्नमेंट्स भी आ गई, लोकल बॉडीज भी आ गए, उसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड जो शेड्यूल डाला गया वो 11th शेड्यूल डाला गया। तो 11th शेड्यूल जो होती है उसमें दिए है पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इसमें 29 मैटर्स है जो इनके हाथ में 29 पावर्स है। वो लिस्ट कौन सी है वो आपको हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो मैं भी उसे आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा आपको क्या क्या होना, आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये जो शेड्यूल था इसको ऐड किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 1992 के 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया जाता है, जिसे 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह से 11th शेड्यूल है और इसी तरह का 12th एक शेड्यूल है। तो 12th शेड्यूल को देख लेते हैं और फिर पूरे हम रिवाइज कर देंगे, क्योंकि सिमिलर है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। तो 12th शेड्यूल देखते हैं, बाद में हम रिवीजन पे आएंगे, पूरे शेड्यूल्स को रिवाइज कर लेंगे। 12th शेड्यूल जो आपको देखने मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपको देखने मिलता है दैट इज प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई, फिर से है ना, अब किसके पावर्स है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। जैसे वहाँ पे ग्राम पंचायत था वैसे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज है, और इसमें भी 18 पावर्स है इनके पास। म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो अर्बन एरियाज़ में होती है, आपको पता है शहरों में होती है, और रूरल एरियाज़ में यानी गांव में ग्राम पंचायत होती है, जो कि 11th शेड्यूल का पार्ट है। इसमें 18 पावर्स इनके पास है, 18 लिस्ट है इनके पास। उसके अलावा ये जो शेड्यूल था इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अमेंडमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी चेंजेस अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो चेंजेस किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसा ही एक चेंज 1992 में 74th चेंज था वो, यानी 74th अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे हमने एक और टियर में अर्बन एरियाज़ के लिए हम कहेंगे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एस्टैब्लिश की। इस तरह से हमारे पूरे 12 शेड्यूल्स की स्टडी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो चलिए अब तक हमने जितने भी शेड्यूल्स पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लिए, बट रिवाइज करने के पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के वीडियोज़ आते रहे तो श्रेयस एकेडमी, IAS एकेडमी की तरफ से, तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते चलिए, जो जो वीडियोज़ आपको होना और वो वीडियोज़ मैं आपको देता चलूँगा। उसके साथ साथ हो सके तो जो मेरा इंस्टाग्राम पे जो पेज है श्रेयस IAS एकेडमी, उसे लाइक करके अपना सपोर्ट मुझे दिखाते चलिए, ताकि मैं आपको फ्री में इसी तरह से एजुकेट करते रहूँ। तो श्रेयस IAS एकेडमी जो है वो एक है, या फिर फेसबुक पे श्रेयस IAS एकेडमी का पेज है, उसे लाइक ज़रूर करते चलिए। तो चलिए रिवीजन करते हैं, हम कहेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल जो था उसमें हमें पता है, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स थे ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल जो था उसमें प्रीविलेजेस, अलाउंसेस एंड एमोल्यूमेंट्स दिए थे। थर्ड शेड्यूल जो था उसमें ओथ्स एंड अफर्मेशन दी थी। फोर्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो सीट्स इन राज्यसभा दी थी। फिफ्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया था। सिक्स्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया था। सेवेंथ शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 लिस्ट दी हुई है। 8th शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस दी हुई है जो पार्लियामेंट जिसे रिकॉग्नाइज करता है। 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़मींदारी को एबॉलिश करने के कुछ प्रोविजंस और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया है। उसके अलावा यहाँ जो लॉ डाले जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जाएगा, वो कहा गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बदल दिया। 10th शेड्यूल की अगर बात करें तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है, जिसमें आप अगर पार्टी बदलते हो जीतने के बाद इलेक्शन तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये यहाँ पे दिया है। 11th शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पंचायती राज दिया है, और आखिरी शेड्यूल दैट इज 12th शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया है।
इसी तरह से मैं आपको मिलते रहूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है उसे और परफेक्ट बनाते चलिए। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।